वेलकम दोस्तों। रॉय क्लासेस के चैनल पे मैं अर्पित सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। और जैसा कि मैंने कहा था कि एक के बाद एक प्रैक्टिस सेट आते रहेंगे, तो आज फिर एक प्रैक्टिस सेट के साथ हम लोग आए हैं। और ये भी प्रीवियस ईयर का एक प्रैक्टिस सेट है। तो आज के प्रैक्टिस सेट में फिर हम वही टेक्निक लगाएंगे, उसी तरीके से करेंगे और सारे के सारे क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से और आसान तरीके से एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे। और जैसा मैंने हमेशा कहा है कि यदि आपको सीटेट को सॉल्व करना है तो आपको याद करने जाना, आपको टैक्टिक्स सीखने होंगे कि कैसे सॉल्व किए जाते हैं, कैसे कम समय में स्मार्ट तरीके से आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सके। तो ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं। ये भी सीडीपी का प्रैक्टिस सेट है 30 क्वेश्चन के। और हमेशा की तरह चीज़ों को आप एक अलग तरीके से, अलग नज़रिए से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि वही चीज़ आपकी मदद करती है। क्योंकि पेपर में यदि आप किसी एक ऑप्शन या किसी चीज़ के ऊपर ज़्यादा सोचना शुरू किए तो आप थक जाएंगे। और जैसा कि होता भी है कि 30-60 क्वेश्चन लगाए, थक गए, चिड़चिड़ापन, और फिर आगे लगाने का मन नहीं करता, फिर आगे जाते हैं तो फिर दिमाग उतना काम नहीं करता। तो चीज़ें सॉल्व करने का तरीका होता है। सीटेड आपको देता ही हैवी क्वेश्चन देगा, हैवी हैवी शब्द देंगे ताकि आप उसमें थके। लेकिन जो स्मार्ट तरीके से करते हैं उनका तरीका ही अलग होता है। वो सीधे एक सही ऑप्शन को पकड़ना जानते हैं, ताकि कम से कम पढ़ के हम कैसे सही ऑप्शन को पकड़ सके, सॉल्व कर सके, ताकि अपनी एनर्जी भी बची रहे और पूरी परफॉर्मेंस के साथ सारे के सारे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जा सके। तो चलते अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। और पहला क्वेश्चन आपका है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं। पहला, विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। तो निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देते हैं कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से होते हैं। तो देखिए, पहले समझना होगा आपको, इसने सीधे सीधे पूछा हुआ है कि विकास का कौन सा नियम है या कौन सा सिद्धांत है जिसमें ये एक्सप्लेनेशन मिलता है कि शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, जो अलग अलग अंग हैं, वो अलग अलग चरण में और अलग अलग समय में होते हैं। विभिन्न दर मतलब अलग अलग समय में, चरण मतलब अलग अलग स्तर पर, और अलग अलग अंग। देखिए, अलग अलग अंग का विकास अलग अलग स्तर पे होता है, वो भी अलग अलग समय में। मतलब सारे, वो कौन सा सिद्धांत जो आपको ये बताता है कि संपूर्ण शरीर का विकास एक बार ना होकर हर अंग का विकास अलग अलग लेवल पे होता है और अलग अलग समय पे होता है। यदि आपने पढ़ा होगा तो विकास का एक चरणीय सिद्धांत है जो कि समय और दिशा के बारे में बताता है कि विकास कब होता है और किस दिशा से किस दिशा की तरफ होता है। और वो उसमें दो सिद्धांत आते थे, एक होता था अधोगामी और एक कौन सा सिद्धांत होता था, शीर्षगामी। और आपको पता भी होगा, शीर्षगामी कहता है कि विकास सर से पैर की ओर होती है, अधोगामी कहता है विकास अंदर से बाहर की ओर होती है, मध्य से बाहर की ओर होती है, समीप से दूर की ओर होती है। और इन सिद्धांतों में यही चीज होता है कि पहले सर का विकास होगा, उसके बाद फिर रीढ़ की हड्डी का विकास होगा, फिर सबसे लास्ट में किसका विकास होगा, पैरों का। और यही से इस क्वेश्चन को बना दिया उसने कि शरीर के अलग अलग अंगों का विकास अलग अलग चरण, अलग अलग लेवल और अलग अलग समय में होता है। तो शीर्षगामी विकास का सिद्धांत तो यही ना कहता है कि सर का विकास पहले होगा, उसके अलग समय पे होगा, उसके बाद रीढ़ की हड्डी आएगी, उसका विकास अलग समय में होगा, और सबसे लास्ट टाइम पे किसका विकास होता है, पैरों का। और उसी तरीके से अधोगामी बोलता है कि पहले कंधे का विकास होगा, बाद में कोहनी का विकास होगा, फिर कलाई का विकास होगा, फिर किसका विकास होता है, उंगलियों का। तो यही अधोगामी और शीर्षगामी सिद्धांत आपको बताते हैं कि जो विकास होता है वो विभिन्न अंगों के विभिन्न चरण में विभिन्न दरों से होता है। जिसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, विकास की दिशा अधोगामी किधर होती है, शीर्षगामी की तरफ। तो ये होते हैं तरीका पकड़ने के। यदि आप थ्योरी पढ़े हुए हैं, चीजों को याद भी किया है, तो डायरेक्ट उस तरीके क्वेश्चन नहीं रहेंगे कि विकास किधर से किधर होती है। वो सब बहुत पुराने क्वेश्चन हो चुके हैं, इसलिए चीजों को वो घुमा के पूछता है। वो ये जानना चाहता है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, आखिर वो सिद्धांत क्या कहना चाहता है, ये चीज आपको पता है कि नहीं पता है। तो इस सिद्धांत में यही था कि विकास के अलग अलग अंगों का विकास अलग अलग समय और अलग अलग लेवल पे होता है। ऐसा कौन सा सिद्धांत जिस बारे में कहता है। तो जाहिर है विकास की दिशा अधोगामी से शीर्षगामी होती है। यही विकास को सिद्धांत जो ये बताता है कि पहले सर का विकास होगा, फिर रीढ़ की हड्डियों का विकास होगा, फिर धीरे धीरे पैरों का विकास होता है, सबसे लास्ट में किसका विकास होता है, पैरों का। मतलब अलग अलग अंगों का अलग अलग समय पे विकास होता है। तो कौन सा सिद्धांत हो जाएगा, विकास की दिशा अधोगामी से किधर होती है, शीर्षगामी की तरफ। आगे की तरफ बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है। आपको यहां ये देखना है कि निम्न में से कौन सा कथन सही है।
एकदम आसान क्वेश्चन है, 1 मिनट वाले क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करने में ज्यादा समय आपको लगेंगे ही नहीं। देखिए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? बच्चों का विकास एक सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है। परिप्रेक्ष्य मतलब होता है नजरिया, या आप जो बोलते हैं दृष्टिकोण, नजरिया या दृष्टिकोण। बचपन वह अवधि है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। बच्चों का विकास केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है। यदि आप ध्यान देंगे तो कुछ ऑप्शन तो आप पढ़ते ही काट देंगे। यही चीज होता है कि आप चीजों को सही ऑप्शन ढूंढना शुरू करते हैं। पहले जो गलत पता है या जो सही पता उसे आप मार्क करना शुरू करिए। जैसे बच्चों पर केवल आनुवांशिकता पर आधारित होता है विकास, गलत है। कई बार मैंने बताया है कि विकास आनुवांशिकता और वातावरण, मतलब वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर निर्भर करता है, केवल आनुवांशिकता या केवल वातावरण पर निर्भर नहीं करता। तो ये ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे? गलत। बच्चों की सोच सामाजिक अंतःक्रिया से प्रभावित नहीं होती। क्यों नहीं भाई प्रभावित होगी? समाज में जैसे जैसे वो अंतःक्रिया करते हैं, समाज को जैसे जैसे वो जानता है, उनके बीच रहता है, अपने विचारों का आदान प्रदान करता है, उस अनुरूप उसका सोच भी बदलता चला जाता है। तो प्रभावित होती है, सामाजिक चीजों से बच्चों के सोच प्रभावित होते हैं। बचपन वो होती है जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। कहीं भी आप नहीं पढ़ोगे कि बचपन की अवधि को 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जा सकता है। मतलब कि 2 से 7 का एज ही होता है, आप उतने भी एज में आप 10 अवस्थाएं बांट देंगे, तो आप इस चीज को कभी पढ़े भी नहीं होंगे कि बचपन वो अवधि जिसे 10 विभिन्न अवस्थाओं में बांटा जाता है, कभी नहीं बांटा जाता। तो कौन सा बचा? पहला। और वैसे भी यदि आप एक नजर में पढ़ेंगे कि बच्चों का विकास सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में होता है, तो यह भी सही है, क्योंकि बच्चों का जो विकास होता है वो सामाजिक सांस्कृतिक नजरिए से होता है। इसी बात को जो लेव वाइगोस्की ने बोला था कि बच्चों का जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो मानसिक विकास होता है, वो समाज में या संस्कृति में अंतःक्रिया करके होता है। और यही बात तो लेव वाइगोस्की के यहाँ लिखी हुई है। तो कौन सा कथन सही होगा? पहला। और यदि आपने एक बार थ्योरी को नहीं पढ़ा तो एक बार जाकर जरूर प्लेलिस्ट में थ्योरी वगैरह पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ज्यादा मदद मिल जाएगी। लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस एक बार आपने सुन लिया तो समझ लीजिए कि फिर तो सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। बस एक बार सुनने की जरूरत है, विश्वास मानिए, लिखने की भी जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है। और बहुत शॉर्ट में संपूर्ण गाथा आपको मिल जाएगी हर एक सब्जेक्ट के। अगले क्वेश्चन तब पढ़ते हैं। तीसरा नंबर, तीसरा नंबर है कि अनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। बिल्कुल आसान। यदि आपने शब्द पकड़ लिए तो समझ लीजिए क्वेश्चन को भी पकड़ लेंगे, कौन सा होगा उसका आंसर। बस आपको शब्द पकड़ने की जरूरत है। देखिए, यहां बोला कि अनुवांशिक विन्यास, जो अनुवांशिकता होता है, वंशानुक्रम जो होता है, जब पूर्व निर्धारित हो, जो पहले से निर्धारित है, वंशानुक्रम में जो मिला हुआ गुण होता है माता पिता से, बच्चों को जन्म से पहले गुण मिल जाता है माता पिता से, वो पूर्व निर्धारित होता है कि बच्चे का बालों का रंग कैसा होगा, आंखों का रंग कैसा होगा, स्वयं उसका रंग कैसा होगा, फेस के कट कैसे होंगे। ये सारे चीज पूर्व निर्धारित होते हैं डीएनए के जरिए। और उनका प्रकट होना क्या कहलाता है? जब ये चीजें बच्चों में प्रकट होना शुरू हो जाते हैं, जो पूर्व निर्धारित गुण होते हैं माता पिता के, जब प्रकट होने लगते हैं तो क्या कहलाते हैं? अनुकूलन। नहीं, जब किसी नए वातावरण के हिसाब से अपने आप को ढालते हैं तब अनुकूलन होता है। अधिगम, कोई नई चीज को सीखना अधिगम कहलाता है। समाजीकरण, जब समाज में आप चीजों के बारे में सीखना शुरू करते हैं, समाजीकरण। तो क्या कहलाता है? परिपक्वता, जिसे आप बोलते हैं मेच्योरिटी का आना। तो जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसमें जो गुण माता पिता से मिले हुए हैं वो सारे गुण प्रकट होना धीरे धीरे शुरू हो जाते हैं। बालों का रंग, आंखों का रंग, बाल कब झड़ेंगे, आंखों की रोशनी तेज होगी, धीमी होगी, ये सारी चीजें उसके अंदर झलकना शुरू कर जाते हैं। मतलब बच्चा मेच्योर होने लगता है। तो उसी को बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं? परिपक्वता। वंशानुक्रम या अनुवांशिकता के जो गुण होते हैं, जब वो प्रकट होने लगते हैं तो वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? परिपक्वता। कि बच्चा परिपक्व होने लगा या मेच्योर होने लगा। जिसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? चौथा ऑप्शन सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही आसान है, मतलब हमेशा पूछता है, एकदम लिखा हुआ, मैंने बताया भी था कि इस तरह के टॉपिक है जो कि हमेशा रिपीटेड है। बस हाँ, तरीका थोड़े बदल देते हैं। यदि आप चीजों कॉन्सेप्ट को समझे हैं तब तो सही है। और कहीं आपने 50-60 पेज में लिख कर याद किया है ना, तब तो आपकी दिशा और गति दोनों गलत जाने वाली है। तो देखिए, खालिस्तान समाजीकरण का प्राथमिक और समाजीकरण का द्वितीयक कारक है। तो हमेशा बोला हूं, प्राथमिक में परिवार आता है, द्वितीयक में विद्यालय। बस ऑप्शन में ढूंढना शुरू करिए। समाजीकरण का प्राथमिक मतलब यहाँ पे क्या आएगा? परिवार। इसमें खोजना शुरू करिए। पहला ऑप्शन में कहा परिवार है, देखिए इसमें मीडिया लिखा है, इसमें विद्यालय, इसमें मीडिया। परिवार कहाँ है? यहाँ। सीधे आपको एक बार में ऑप्शन मिल गया, दूसरे को पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। और विद्यालय कहा जाता है समाजीकरण का द्वितीय कारक। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला। समाजीकरण के 2 कारक होते हैं, प्राथमिक में परिवार आता है, द्वितीयक में कौन सा आता है? विद्यालय।
अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, लॉरेंस कोहलबर्ग आ गए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार 68 वर्षीय बच्चों में नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, सामाजिक अनुबंध बनाए रखना, दंड एवं आज्ञा पालन, या सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत। तो 60 से 8 वर्ष का बच्चा, लॉरेंस के कोहलबर्ग के अनुसार जो 60 से 8 वर्ष का बच्चा होता है, उसके अंतर्गत नैतिक निर्णय लेने का आधार क्या होता है? यदि आपने गौर किया होगा तो लॉरेंस में जो आपने पढ़ा है कि एक बच्चा जो होता है उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। लॉरेंस में यदि आपने पढ़ा होगा तो उसमें 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। पहला होता है पूर्व परंपरागत, दूसरा है परंपरागत, और तीसरा है उत्तर परंपरागत। और इसमें भी 2 बट जाते हैं। एक हो जाता है आपका दंड एवं आज्ञा पालन, और एक आपका अवस्था जो आती है वो आती है यांत्रिक सापेक्ष। और इसमें भी 2 बटते हैं, एक अच्छा लड़का और अच्छी लड़की। और दूसरा जो इसमें आता है वो आता है सामाजिक अनुक्रम या क्रम, या इसी में लिखा रहेगा सामाजिक परिपेक्ष, या इसी को बोलते हैं नियम या कानून व्यवस्था की अवस्था। और इसमें तो आपके 2 बढ़ जाते थे। एक हो जाता है सामाजिक मनोबंध, और इसमें आ जाता है एक सामाजिक मनोबंध, और एक अवस्था आपकी आ जाती है सार्वभौमिकरण की। तो देखिए, आपने पढ़ा होगा ये सारी अवस्थाएं होती हैं। तो आपने पढ़ा था कि 3 से 7 वर्ष ये वाला होता है, 7 से लेकर लगभग 10 तक इसमें आते हैं, और 10 से लेकर लगभग 13 तक इसमें आते हैं, ये अवस्था होती है। तो आपसे पूछा 7 से 8, मतलब 7 से 8 कहाँ आएगा? इस अवस्था में। किसमें आएगा? इस अवस्था में। तो अब इसमें आपको ढूंढना है कि वो कौन सी अवस्था है लॉरेंस की जो 60 से 8 वर्ष में नैतिक लेने का आधार बनता है। तो देखिए, दंड एवं आज्ञा पालन होगा नहीं, सार्वभौमिक होगा नहीं। अब बचा सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की या सामाजिक अनुबंध। तो देखिए, सामाजिक अनुबंध या मनोबंध आ जाता है आपका 10 से 13 में, तो ये भी होगा नहीं। कौन सा होगा? सामाजिक व्यवस्था बनाए रखना, नियम या कानून, इसी को बोलते हैं सामाजिक अनुक्रम की अवस्था, या इसी को बोलते हैं सामाजिक परिप्रेक्ष्य की अवस्था, या इसी को बोलते हैं नियम कानून या व्यवस्था की अवस्था, या इसी को कहते हैं सामाजिक आदेश या क्रम बनाए रखने की अवस्था। इसके कई ढेर सारे नाम है, तो सारे नाम को मैंने लिखवाया भी, यदि आपको ध्यान होंगे तो कौन सी अवस्था हो जाएगी? पहला सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने की अवस्था, नियम तथा कानून की अवस्था, इसी को बोलते हैं सामाजिक अनुक्रम की अवस्था या सामाजिक क्रम की अवस्था, सामाजिक आदेश की अवस्था। इसी अवस्था में पूछता है कि बच्चों की वो कौन सी अवस्था है जिसमें बच्चे समाज जिन चीजों की स्वीकृति देता है बच्चे उन्हीं कार्यों को करते हैं। तो कौन सी अवस्था? यही वाली है आपका नियम एवं कानून की व्यवस्था की अवस्था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे की तरफ बढ़ते हैं। 6वां नंबर, तो वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना। सॉरी, मुझे लगता है अच्छा क्वेश्चन ऊपर रह गया। जिन प्याजे के सिद्धांत में क्रमबद्धता किस संदर्भ में प्रयोग हुआ है? वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे लंबाई पर आधारित क्रम देना, दूसरों का परिप्रेक्ष्य लेने की क्षमता, मतलब दूसरों की जो नजरिया, दूसरों का नजरिया समझने या दूसरों के नजरिए में को ग्रहण करने की जो समझने की जो क्षमता होती है उसकी बात कर रहा है। चिंतन का वर्णनात्मक रूप जैसे कहानी कथन में होता है। जैसे कहानी या कथन आप कोई चिंता करते हैं, चिंता का बच्चा वर्णन कर रहा है कहानी कथन को, उसको बोल रहा है। स्थान जैसे अपने विद्यालय का स्थानिक मानचित्रण करने की क्षमता, कोई स्थान या मैपिंग करने की या मानचित्र या डायग्राम बनाने की जो क्षमता होती है उसकी बात कर रहा है। तो देखिए, क्रमबद्धता क्या होती है? जब बच्चे वस्तुओं को क्रम के अनुसार सजाते हैं। क्रम मतलब चाहे लंबाई के अनुसार सजा सकते हैं, पहले बड़ा पेन, फिर उसका छोटा पेन, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, या फिर
उसके मोटाई के अनुसार, मतलब किसी एक आधार पर बच्चे जब किसी वस्तु को क्रम से सजाते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, क्रमबद्धता। और आपको उसमें सीधे देख गया होगा, वस्तुओं को किसी एक आयाम जैसे कि लंबाई पर आधारित क्या देना, क्रम देना ही क्या कहलाएगा, क्रमबद्धता। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम, 7वां नंबर। 5 वर्षीय नसीमा को यह लगता है कि चिकनी मिट्टी के गोले को यदि दबाकर एक सांप के रूप में परिवर्तित करें तो चिकनी मिट्टी बढ़ जाती है। जिन प्याजे के अनुसार उसकी इस सोच के पीछे कौन सा तर्क है, जीववाद, केंद्रीयता, परिकल्पित निगमनात्मक या संक्रामक परिणाम निकालना। बिल्कुल आसान क्वेश्चन कि जब भी बच्चे को लगता है कि चिकनी मिट्टी, यदि गोल चिकनी मिट्टी लिया हुआ है, उसको जब दबा के उसने लंबा किया बेलन के आकार में, तो बच्चे को लग रहा है कि नहीं मिट्टी बढ़ गई है। लेकिन जबकि आप भी जानते हैं कि वही गोल मिट्टी उतनी ही उसी को यदि बेलन के आकार में किया गया तो मिट्टी बढ़ी नहीं है। तो ये जिन प्याजे के अनुसार ये किस अवस्था में आता है या इस गुण को क्या कहते हैं, तो इस गुण को क्या कहते हैं, देखिए जीववाद वो होता है जिसमें कि जीववाद नहीं होगा कि जीववाद उसे कहते हैं जब बच्चे निर्जीव वस्तु को सजीव समझते हैं। जैसे गुड़िया है, गुड़िया को सजीव समझ के उससे बातें करते, उसको खाना खिलाते, तो वो कहलाता है जीववाद। कौन सा होगा, केंद्रीयता। कौन सा गुण होगा, केंद्रीयता। केंद्रीयता ही वो गुण होता है जिसमें बच्चों के पास उतनी सोचने समझने की क्षमता नहीं होती। केंद्रीयता ही वो गुण होता है जिसमें बच्चा यदि गोल मिट्टी लिया है, उसको दबा कर बेलन का आकार बना तो लगेगा उसको कि नहीं मिट्टी ज्यादा हो गई है। केंद्रीयता ही वो गुण होता है जिसमें बच्चा एक पतले लंबे गिलास और एक चौड़ा सा बड़ा गिलास है, चौड़ा गिलास है, उसको लगेगा कि पतले लंबे गिलास में ज्यादा पानी, इसमें पानी क्या है, कम, जबकि दोनों में पानी क्या रहेंगे, बराबर। तो ये जो गुण होते हैं, गुण किसमें आते हैं, केंद्रीयता में। किसमें आते हैं, केंद्रीयता में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लियो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। लीजिए वाइगोस्की भी आ गए, लॉरेंस भी आए, जिन प्याजे भी आए, अब कौन आ गए, वाइगोस्की। लियो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत पर आधारित है सामाजिक संरचना, व्यवहारवाद, मनोविश्लेषण या सार्वभौमिता या सार्वभौमिता के ऊपर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसको देखते ही लगाने वाला क्वेश्चन है। एक बार बता दीजिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देखिए लेव वाइगोस्की ने जो सिद्धांत दिया था हर बच्चे को याद होगा एकदम मुजबानी के सीधे सीधे, कौन सा, सामाजिक संरचना। क्योंकि उन्होंने बोला था कि बच्चे जो संज्ञानात्मक बच्चों का विकास होता है या जो मानसिक विकास होता है वो समाज और संस्कृति के साथ अंतःक्रिया करके होता है। तो लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत किस पर आधारित है, सामाजिक संरचना पर। ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 9वां नंबर। फिर से लेव वाइगोस्की। लियो वाइगोस्की ने बच्चों के स्वयं से संवाद करने की क्रिया के लिए किस शब्द का प्रयोग किया, निजी संवाद, उच्च स्वर में वार्ता, पाठ या स्व केंद्रीयता। ये भी एक बिल्कुल एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। यदि आपने लेक्चर लिया होगा आपको ध्यान होगा, यदि आपने सुना भी होगा तो ध्यान होगा कि लियो वाइगोस्की ने बताया था जब बच्चे खुद से बातें करते हैं, अपने कार्य को दिशा देते हैं और आगे की योजना बनाते हैं तो उसे क्या कहा जाता है, उसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच या क्या कहते हैं, निजी संवाद। स्वयं से संवाद करना, स्वयं से बातें करने को क्या बोलते हैं, लियो वाइगोस्की भाषा में इसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच, निजी संवाद, निजी वाक, इसी को कहते हैं। तो देखिए उच्च स्वर में वार्ता होगी नहीं, पाठ अलग चीजें जो आप मदद देते हैं उसे लियो वाइगोस्की ने पाठ बोला था। स्व केंद्रीयता होगा नहीं, कौन सा होगा, निजी संवाद, इसी को बोलते हैं प्राइवेट स्पीच या इसी को बोलते हैं निजी वाक। तो लियो वाइगोस्की बच्चे स्वयं से संवाद करने की क्रिया क्या कहलाती है, निजी संवाद। और पहला नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। अगला देखिए, एक प्रगतिशील कक्षा की निम्न में से कौन सी विशेषता है। मैंने पहले बता दिया यदि प्रगतिशील कक्षा पूछे, संरचनावादी कक्षा पूछे, तो हर कक्षा वो कक्षा होती है जो कि बहुत अच्छी वाली होती है, जिसमें कि बड़े नियम कानून और एनसीईआरटी एनसीएफ के जो नियम है उसके अनुसार पढ़ाए जाते हैं। तो देखिए एक प्रगतिशील कक्षा में निम्न में से कौन सी विशेषता है, ड्रिल और अभ्यास पे जोर देना। मैंने पहले बताया ड्रिल अभ्यास क्या होते हैं, गलत। योग्यता आधारित स्थायी अलगाव, बच्चों को अलग करना योग्यता के आधार पे कि ये कमजोर वाले अलग बैठेंगे, तेज वाले अलग, ये भी गलत है। सहयोगिता पूर्ण अधिगम, ये आपका क्या है, सही है। चौथा पढ़ लीजिए, पुरस्कार और दंड का प्रयोग। यदि आपको लगता है नहीं इसमें कंफ्यूजन है, जब भी लगे तो होल्ड करके तुरंत आगे बढ़िए। पुरस्कार और दंड का प्रयोग, ये भी क्या है, गलत। आपको सीधे मिल जाएगा सही ऑप्शन कौन है, सहयोगिता पूर्ण अधिगम। ऐसा अधिगम जिसमें सहयोग कर रहे हैं, टीचर बच्चे का सहयोग कर रहा है, बच्चे टीचर के साथ सहयोग कर रहे हैं, आपस में सभी बच्चे एक दूसरे का सहयोग करके पढ़ते हैं, वही होता है सहयोगिता पूर्ण अधिगम। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। यदि आपको जहां भी कंफ्यूजन लगे तो उसे होल्ड कर दिया करिए और आगे पढ़ के देखा करिए वो सही है कि गलत।
बस इस तरीके से जब ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे आपको सही ऑप्शन अपने आप दिख जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तीसरा क्या हो गया, सही हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बच्चे में दूसरों की नीयत और इच्छाओं को समझने की योग्यता है, यह बुद्धि के किस स्वरूप को दर्शाता है? स्थानिक संबंध बुद्धि, अंतरावैयक्तिक बुद्धि, अंतःवैयक्तिक बुद्धि या प्राकृतिक बुद्धि? देखिए इसमें ऑप्शन में थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिख दिया गया है, मैं आपको सही कर देता हूं। यहां अंतरा न होकर क्या होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। इसमें सभी को बोनस मार्क मिले थे, लेकिन इसमें क्या होना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, अंतरा नहीं। देखिए दूसरों की नियत और इच्छाएं, अरे आपको हार्वर्ड गार्डनर याद होंगे बुद्धि के, जिन्होंने बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया था, उसमें आपने उनके 9 प्रकार की बुद्धियों को पढ़ा था। तो उसमें 2 तरह की बुद्धि आ जाती है, एक अंतरावैयक्तिक आता है, एक अंतर्वैयक्तिक, और एक होता है अंतरावैयक्तिक बुद्धि। अंतरावैयक्तिक बुद्धि को बोलते हैं अंतःवैयक्तिक बुद्धि, और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि को बोलते हैं अंतवैयक्तिक बुद्धि। ये वो बुद्धि होती है जो दूसरों की भावना, इच्छा, इन सभी चीजों को समझने में आपकी मदद करती है। और ये वाली वो बुद्धि होती है जो स्वयं की भावना और इच्छा को समझने में आपकी क्या करती है, मदद। तो यहां लिखा हुआ है कि एक बच्चे में दूसरे की नीयत और दूसरे की इच्छाओं को समझने की योग्यता है, तो यह बुद्धि किस स्वरूप को दर्शाती है? तो कौन सा हो जाएगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। यहां ऑप्शन जरा से गलत है, तो आपका क्या सही ऑप्शन होगा, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि, या ऑप्शन में क्या रहना चाहिए, अंतर्वैयक्तिक बुद्धि। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, दूसरा, लेकिन दूसरा थोड़ा सा गलत है, आप इसको चेंज करके ध्यान से लिख लीजिएगा कि अंतर्वैयक्तिक बुद्धि रहेगा या फिर अंतवैयक्तिक बुद्धि, जिसमें दूसरों की नीयत या इच्छाओं, भावनाओं को समझने की योग्यता जिस बुद्धि के अंतर्गत होती है उसे बोलते हैं अंतर्वैयक्तिक बुद्धि या अंतवैयक्तिक बुद्धि। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 12 नंबर। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में निम्न में से कौन सा कथन प्रस्तावित है? अपनी मातृभाषा में शिक्षित होना शैक्षिक और प्रौद्योगिकी उन्नति में बाधक है। अपनी मातृभाषा, अपनी खुद की भाषा में शिक्षित होना बाधा उत्पन्न करेगा, ऑप्शन गलत है। विद्यालयों को बच्चों को अंग्रेजी भाषा की प्रथम भाषा के रूप में सीखने और बोलने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। नहीं, प्रथम भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं, आप अलग अलग भाषा सिखा सकते हो, भी बच्चे की इच्छा है तब, नहीं तो बच्चा सीखेगा तो अपनी मातृभाषा में। हमेशा बोला गया कि बच्चों को जिस भाषा में सिखाया जाए वो भाषा होती है मातृभाषा, और बाकी जो दूसरी भाषा है यदि वो बच्चे की इच्छा होगी तभी आप उसे सिखाएंगे, नहीं जबरदस्ती आप उसे इंग्लिश सिखा नहीं सकते। तो यहाँ लिखा विद्यालय में अंग्रेजी भाषा को पहली भाषा बना दो, क्या है, गलत। पहली भाषा जो भी होगी बच्चे की भाषा होगी, चाहे ठेठ भोजपुरी क्यों ना हो। बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ हैं, ये ऑप्शन सही है। यदि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन है तो आप होल्ड करके आगे पढ़िए। द्विभाषी उपागम विद्यार्थियों में उलझन पैदा करता है और सीखने में बाधा डालता है, नहीं। तो कौन सा? बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होना उच्च संज्ञानात्मक क्या है, लाभ। अरे कोई भी बच्चे के अंदर बहुभाषी होता है, उसे कई भाषाएं आती हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द पता है, तो उससे उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। कैसे? यदि आपको कोई एक भाषा पता है तो आप जो भी पढ़ेंगे या जो भी समझेंगे उसी भाषा के अंतर्गत, लेकिन आप जब आपको कई भाषाएं पता होती है तो उस भाषा से जुड़े हुए कई शब्द पता होते हैं, उस भाषा से जुड़े हुए जो समाज होती है, संस्कृति, रीति रिवाज, उन सभी चीजों के बारे में आपको आइडिया होता, पता होता है, तो उससे क्या मिलता है, आपको उच्च संज्ञानात्मक लाभ मिलते हैं। तो बाल विद्यार्थियों के लिए बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक क्या है, लाभ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। 12वां कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा। 13वां नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन, इसका आंसर तो आप ही दे दीजिए बिना बताए झट से इसका आंसर दे दीजिए। तो कौन दे दीजिए। जेंडर भूमिका क्या है? सीधे सीधे दिख रहा है, जेंडर भूमिका क्या है, एक अधिग्रहित व्यवहार है। मैंने पहले बताया था, एक होता है शब्द आता है लिंग, और एक शब्द आपका आएगा जेंडर। जेंडर एक सामाजिक संरचना है और लिंग जबकि जैविक संरचना है, और जेंडर आपके अधिग्रहित व्यवहार को दर्शाता है। जेंडर आपके अधिग्रहित व्यवहार को दर्शाता है। वही पूछा, जेंडर क्या है, एक अधिग्रहित व्यवहार।
क्योंकि देखिए लिंग में जैविक संरचना जो ये बताता है कौन मेल है और कौन फीमेल, जबकि जेंडर ये बताता है कि मेल को क्या करना चाहिए और फीमेल को क्या करना चाहिए, या मेल को क्या नहीं करना चाहिए, फीमेल को क्या नहीं। जैसे लड़कियों को शाम को इतने बजे तक वापस आना चाहिए, जबकि लड़के घूम सकते हैं। ये जो व्यवहार डिजाइन किया गया है समाज में एक तरीके से कि लड़कियां ही घर का सारा काम करेंगे, या लड़कियां ही खाना बनाएंगी, या लड़कियों का काम ये घर संभालना, तो ये जो व्यवहार फिक्स कर दिया गया है, इसी के लिए एक शब्द प्रयोग किया गया है, क्या, जेंडर। और इसी को बोला जाता है जेंडर रूढ़िवादिता, जिसको आपको चुनौती देना होता है, जिसके प्रति बच्चों को संवेदनशील और जागरूक बनाना होता है। और डिटेल में देखना होगा तो आपके पास सारे लेक्चर प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं, जाके आराम से देख सकते हैं, एक दिन का काम है, सारा खत्म। देखिए अगला क्वेश्चन, सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य है। सतत एवं समग्र मूल्यांकन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? छात्रों के प्रदर्शन की एक दूसरे से तुलना करना। बच्चों का तुलना करना गलत होता है, यदि आपने व्यक्ति भिन्नता वाला क्लास लिया होगा। छात्रों की समझ को आंकना और पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र को इसके अनुसार रूपांतरित करना, यह सही चीज है कि छात्रों के समझ को आप जांचिए और जो सिलेबस है उसे छात्रों के अनुसार बदलिए, उसके रूप को बदलिए। यदि आपको लगता है नहीं बच्चे को इस तरीके के सिलेबस को समझने में दिक्कत है, उसको बच्चे के अनुसार बदलने की कोशिश करिए, ताकि और बच्चे आसानी और सहज तरीके से सीख सके। ये सही लग रहा है, आगे पढ़ लीजिए। छात्रों को उनके प्रदर्शन के अनुसार वर्गीकरण करना गलत है। बच्चों को वर्गीकरण करना, अलग अलग करना गलत होता है। छात्रों को किसी विषय में सफल या विफल घोषित करना, यह भी क्या है, गलत है। कौन सा ऑप्शन मिल गया आपको? दूसरा ऑप्शन। तो इस तरीके से यदि आप पहली बार इसी पे, बच्चे क्या करते हैं जब भी आप लोग जाते हैं पेपर में, जैसे आपने दूसरा ऑप्शन पढ़ा, अब इसी पे आप सोचना शुरू कर देंगे कि ये सही है कि गलत है, ऐसा करना सही होगा कि गलत होगा, और उस समय आपके दिमाग में 50 ख्याल आते हैं। आप उसे होल्ड किया करिए, आगे देखा करिए कि अगला ऑप्शन सही है कि गलत। गलत है, अगला ऑप्शन देखिए, गलत है, मतलब बच्चा एक तो वही ना सही होगा, और इस तरीके से करने की कोशिश करिए। आपने सारा चीज पढ़ा है, आप सही गलत का अनुमान लगा लेते हैं, पर ये लाइन ऐसी लिखी रहती है कि आपको कंफ्यूज करने के लिए। इसे गलत वाले को लिख के काट दिया करिए, जो सही बचे वही आपका सही होगा। और मान लीजिए कोई दो ऑप्शन ऐसा बच गया जिसपे आपको डाउट है, दोनों को कंपेयर करिए। आप सोचिए कि जिस दोनों में बेहतर कौन है, और जो आपको बेहतर लगे बस उसी पे टिक लगा के आगे बढ़ जाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन। अरे इसके और ऑप्शन नीचे एक साइड है, चलिए कोई बात नहीं। अपनी कक्षा के लिए मूल्यांकन पद्धति तय करने से पहले एक शिक्षक को किन बातों पर विचार करना चाहिए? अरे आप कोई मूल्यांकन की पद्धति तय कर रहे हैं, कोई परीक्षा लेने की या किसी तरीके से बच्चों की जांच करने की पद्धति तय कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में कौन कौन सी बातें होनी चाहिए? जैसे मेरे अलावा इन परिणामों का उपयोग कौन करेगा, मतलब मेरे अलावा और कौन कौन है जो इन परिणामों का उपयोग करेगा। जैसे मैंने जांच किया तो हो सकता है दूसरा टीचर भी इसका उपयोग कर सकता है, प्रधानाध्यापक भी उपयोग कर सकते हैं, किसी को भी जरूरत पड़ी तो उन चीजों का प्रयोग कर सकता है। तो इस पॉइंट पे ध्यान रखना चाहिए पहला पे। विशिष्ट छात्रों के अधिगम वक्र का पता लगाने का सर्वोत्तम तरीका क्या है? हाँ, ये भी आपको मूल्यांकन पर ध्यान रखना होगा कि जो विशिष्ट छात्र हैं उनके अधिगम वक्र का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है। अगला देखिए, कौन सा तरीका अध्यापिका को स्वयं के शिक्षा शास्त्र पर चिंतन करने पे मदद करेगा? या मूल्यांकन से मैं भी ध्यान देने वाली बात है कि वो कौन सा तरीका है जिससे कि मुझे अपने खुद के शिक्षा शास्त्र पे चिंतन करने पे मदद करेगा। मतलब कि मैं कैसे पढ़ाती हूँ, मेरे पढ़ाने में और कौन सी कमी है, मैं इस चीज को और कैसे बेहतर कर सकती हूँ। तो इन सभी शिक्षा शास्त्र पे वो कौन सा मूल्यांकन जो चिंतन करने में मदद करेगा, ये भी आपको सही लग रहा है। कौन सी विधि छात्रों में उच्चतम अंक पाने में मदद करेगी? ये क्या है, गलत। अंक की बात नहीं करता मूल्यांकन। तो चौथा ऑप्शन क्या है, गलत है। अब देखिए यहाँ पे, अब जो आपको कंफ्यूजन दिमाग में उठता है, आपको लगता है कि भाई इसमें 3 सही हैं और यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है, यहाँ पे 2 3 4 है। तो देखिए चौथा ऑप्शन गलत है, तो आप बस ऐसे करा करिए, इसमें चौथा है तो गलत है, इसमें भी चौथा है गलत है, इसमें भी चौथा है तो गलत है। और नीचे बचा कौन? सिर्फ 2 ऑप्शन, एक पहला और दूसरा। देखिए चौथा वाला गलत है तो इसमें भी चौथा है तो क्या होगा, गलत होगा। इसमें भी चौथा है, गलत होगा। इसमें चौथा है, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला और दूसरा। अब आप कहेंगे सर कि बात तो इसमें यह है कि मान लिए कि पहला और दूसरा सही है क्योंकि चौथा गलत है, पहला और दूसरा क्या है, सही है। लेकिन जब हमने क्वेश्चन पढ़ा था तो क्वेश्चन पढ़ते समय तो दिमाग में आया था कि नहीं भाई ये भी सही है, ये भी सही और ये भी सही है, तो पहला दूसरा सही, तीसरा क्यों नहीं?
तो देखिए कभी कभी टीचर से भी गलतियां हो जाती है ऑप्शन बनाने में, पर आप वहां पे सबसे सही टेक्निक अपनाते हैं कि जब चौथा गलत है 3 को हटाओ, जो सही ऑप्शन उसको लगाओ। और ऐसे क्वेश्चन पे उसने बोनस मार्क दिया था, इसी क्वेश्चन के ऊपर उसने बोनस मार्क भी दिए थे, आप इसे चेक कर सकते हैं। इसी क्वेश्चन के ऊपर क्या मिला था, बोनस मार्क। तो इसी तरीके का हर बार कुछ ना कुछ क्वेश्चन रहते हैं जिसके ऊपर आपको बोनस अंक मिलते रहते हैं। तो अगले की तरफ बढ़ते हैं, 16 नंबर। कि समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईवीएस का आरक्षण केवल सरकारी विद्यालय में उपलब्ध करवाया जाए। गलत। केवल सरकारी में क्यों भाई साहब, गलत है, हर जगह उनको आरक्षण होना चाहिए। दिव्यांग छात्रों को सिर्फ विशेष विद्यालयों में शिक्षा दी जाए। गलत। समावेशी मतलब होता है सभी बच्चा एक ही क्लास के अंदर पढ़ेगा, किसी को किसी दूसरे क्लास या अलग क्लासरूम में भेजने की जरूरत नहीं है। यहाँ तो सीधे अलग विद्यालय की बात कर दिया, यह भी क्या है, गलत है। सरकारी विद्यालयों में केवल अंग्रेजी पढ़ाई जाए, यह भी क्या है, गलत है। योग्यता से परे होकर मतलब योग्यता से दूर हटकर सभी बच्चों को गुणवत्तीय शिक्षा उपलब्ध करवाई जाए, मतलब योग्यता की बात को हटाकर सभी बच्चों के अंदर कि कौन बच्चा योग्य है कौन योग्य नहीं, इस बात को हटाकर सभी बच्चे को अच्छे क्वालिटी की मतलब गुणवत्तीय मतलब अच्छे क्वालिटी की शिक्षा उपलब्ध करवाइए। यही तो आपका क्या है, सही ऑप्शन। तो हमेशा आप ऑप्शन में खोजा करिए कौन कौन से गलत और कौन से सही, आपका काम आसान हो जाएगा। चौथा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और जो बच्चे पहली बार देख रहे हैं, कंफ्यूजन है, एक बार जरूर जाकर लेक्चर देखिए, फिर देखिए कैसे क्वेश्चन धड़ाधड़ एक के बाद एक लगते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 17 नंबर, जो कि कथन और कारण वाला है, तर्क वाला। तो एक बार पढ़ के इसको बताइए कि कौन सा ऑप्शन सही है, पढ़ कर बताइए। तो मैंने हमेशा बोला पहले पढ़ कर चेक किया जाता है कि दोनों सही है कि गलत। जब दोनों सही निकलते हैं तब हम पता करते हैं कि उसकी व्याख्या कर रहा है कि नहीं। देखिए, पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ्य सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके आने चाहिए। बिल्कुल आने चाहिए भाई, क्योंकि भाई पढ़ा रहे हैं तो किसी एक टॉपिक को हम कई तरीके दर्शा सके, कई तरीके के उदाहरण दे सके, ये आने चाहिए। दूसरा है शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताएं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। यह भी सही है। यदि अधिगमकर्ता जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हैं, तो हमें जो हमारी शिक्षा शास्त्र है या हमारी जो पढ़ाने की टेक्निक है, शिक्षा शास्त्र मतलब क्या, जो हमारी पढ़ाने की टेक्निक है उसे बच्चों के अनुकूल बनाना चाहिए। बच्चों को अपने टेक्निक के अनुकूल नहीं बनाना, अपने जो हमारी टेक्निक है पढ़ाने को उसे बच्चों के अनुकूल बनाना है। कि बच्चा इस तरीके से नहीं तो अलग तरीके से समझ रहा है, तो हम अपनी टेक्निक बदल के उससे अलग तरीके से समझाएंगे। ये नहीं कहेंगे कि हम ऐसे ही समझाएंगे तुम ऐसे ही समझो। तो अपने शिक्षा शास्त्र को बच्चों के अनुकूल बनाना भी क्या है, सही है। तो ए और आर दोनों सही है। अब देख लीजिए कि पढ़ते समय क्यों की लगा के चेक करिए कि क्या व्याख्या कर रहा है कि नहीं। ऐसे कि पढ़ाते समय एक शिक्षक को पाठ सामग्री को दर्शाने के विभिन्न तरीके अपनाने चाहिए, क्योंकि शिक्षक को अधिगमकर्ताओं की विविध आवश्यकताएं हेतु अपने शिक्षा शास्त्र को उनके अनुकूल बनाना चाहिए। बिल्कुल व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, और आर सही व्याख्या करता है ए की। पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये सही क्वेश्चन है कि एक बच्ची लिखाई में निरंतर कठिनाई का सामना करती है, उससे अक्षर बनाने शब्दों के बीच अंतराल करने में चुनौती का महसूस होता है। यह लक्षण किस अधिगम विकार को इशारा करता है, पठन वैफल्य, आलेख वैफल्य, गणन वैफल्य या ध्यान एवं अति सक्रियता विकार। बिल्कुल आसान क्वेश्चन दे दिया हुआ है, तो उलझाया भी नहीं है आपको, एक बार में पकड़ लीजिए। देखिए, लिखने में उसको दिक्कत हो रही है, पठन वैफल्य में पढ़ने में दिक्कत होती है, क्या है, गलत। गणन वैफल्य में अब यहाँ पे आप खोज जाओगे डिस्ग्राफिया, लेखन वैफल्य, समझ रहे हैं। लेकिन आलेख वैफल्य का मतलब ही तो आलेख मतलब खींचना होता है। सही ऑप्शन कौन सा, ये वाला। लेकिन आप यदि कंफ्यूजिंग नहीं ये होगा कि नहीं, तो आप चेक करिए। पठन वैफल्य पढ़ने में दिक्कत होता है, गणन वैफल्य जब गणना कैलकुलेशन में दिक्कत होती है, ये भी होगा नहीं। ध्यान एवं अति सक्रियता विकार ये तो अलग ही चीज है, इसको बोलते हैं एडीएचडी। यदि आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान होगा, जो बड़े चंचल स्वभाव बच्चे होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बच्चा, आलेख वैकल्य। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, आलेख वैकल्य। आलेख मतलब होता है किसी चीज को खींचना, डायग्राम बनाना। तो जब लिखने के समय अक्षर बनाना, मतलब जैसे क बनाने में उसको क्या हो रहा है, दिक्कत, क बनाना ऐसे तो वो बना दे रही है ऐसे, तो उसको बनाने में दिक्कत हो रहा है, तो मतलब आलेख कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, आलेख वैकल्य। अगले क्वेश्चन तब पढ़ते हैं 19 नंबर। विद्यार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को पूरा करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, एक बार चेक करके बताइए क्या करना चाहिए।
तो देखिए चेक करेंगे तो पहले गलत सही क्या उसे आप चेक करिए। मानकीकृत पद्धतियों का, मानकीकृत देखते हैं क्या भाई गलत है। मानकीकृत पद्धतियों आकलन के तरीके को उपयोग करना चाहिए, बिल्कुल गलत है। यदि आपने व्यक्ति विभिन्नता पढ़ी होगी मेरा टॉपिक तो आप समझ गए होंगे। शिक्षा शास्त्रीय उपागम और मूल्यांकन के विविध सामग्रियों का उपयोग करना चाहिए, ये सही है भाई। कि हमको जो शिक्षा शास्त्र पढ़ाने के जो तरीके हैं, विधि हैं, मूल्यांकन जो जांच करने के तरीके, उसके अलग अलग विधियों का प्रयोग करना चाहिए। व्यक्ति विभिन्नता में यही था कि शिक्षा शास्त्र शिक्षण विधि क्या होनी चाहिए, अलग अलग। मूल्यांकन क्या होना चाहिए, अलग अलग। परीक्षा क्या होनी चाहिए, अलग अलग। रटन आधारित अधिगम को, गलत है रटन। पेपर पेंसिल आधारित परीक्षण, गलत है। तो कौन सा सही होगा, दूसरा ऑप्शन। या तो आप गलत वाला ढूंढ लीजिए तब भी सही हो जाएगा। यदि आपने टॉपिक अच्छे से पढ़ा होगा तब भी एक बार में पकड़ लेंगे कि शिक्षण विधि और मूल्यांकन क्या होने चाहिए, विविध, अलग अलग होने चाहिए हमेशा बच्चों के अनुसार। और ये आपको ये समझने में दिक्कत आई होगी तो एक बार मैं बोलूंगा जाकर आप व्यक्ति विभिन्नता का टॉपिक उसे पढ़ लीजिए, क्योंकि जो बच्चे पढ़े होंगे समझ होंगे कि टॉपिक बहुत छोटा था, सीधा था, लिखने वाली चीज भी नहीं थी, पर उसे समझना जरूरी था, जिससे कि कई क्वेश्चन और कई ऑप्शन आपके धड़ाधड़ एक के बाद एक बनते हैं। इस बार बोलूंगा एक बार जरूर जाके लेक्चर सुन लीजिएगा आप सभी लोग। 20वां नंबर क्वेश्चन चलते हैं। निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का अनिवार्य लक्षण है, बच्चे के सृजनशील बनने का अनिवार्य लक्षण कौन सा है? जो बच्चे पढ़े होंगे चिंतन टॉपिक, एक बार में बता दिए होंगे कौन सा ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। कौन सा ऑप्शन सही है, अपसारी चिंतन। आवेगशीलता एडीएचडी वाले बच्चों के अंतर्गत पाया जाता है। सोच में केंद्रीकरण मतलब बच्चा सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि पक्ष में विचार कर रहा है। अभिसारी चिंतन मतलब एक पक्ष में विचार करना। सृजनशील बच्चों के लिए कौन सा चिंतन होना चाहिए, अपसारी चिंतन। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन। इसके लिए एक बार चिंतन टॉपिक 21 नंबर। छोटे बच्चे ज्ञान की संरचना और अर्थ किस प्रकार निकालते हैं? सक्रिय अन्वेषण द्वारा, खेल द्वारा, पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग द्वारा, सहपाठियों और वयस्कों की संग सहभागिता द्वारा। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है कि छोटे बच्चे ज्ञान संरचना अर्थ किस प्रकार निकालते हैं। अच्छा बताइए सक्रिय अन्वेषण करना सही है कि नहीं? यदि आपने शिक्षण विधि पढ़ा होगा तो मैं बताऊंगा कि अन्वेषण करवाना क्या होता है, सही होता है, बच्चे को खोजी बनाता है। खेल विधि द्वारा पढ़ाना ये भी सही है। पदार्थों पर क्रिया और प्रयोग करवाया जा रहा है, ये भी तो सही है भाई। सहपाठी और वयस्कों के साथ सहभागिता, अभी तो आपने पढ़ा था सहयोगात्मक अधिगम, जिसमें एक दूसरे के सहयोग और एक दूसरे के साथ बैठ के पढ़ा जाता है। तो सहपाठी और वयस्क इन लोगों के साथ सहभागिता, इनके साथ चर्चा परिचर्चा करेगा, चीजों के बारे में सीखेगा, ये भी क्या है, सही। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी ऑप्शन क्या है, सही। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, चौथा। अगले ऑप्शन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत सही क्वेश्चन। एक अध्यापिका बच्चों को फोन नंबर रटाने के लिए फोन नंबर के 10 अंकों को 3-4 अंकों के समूह में बांटकर याद कराना सुझाती है। अध्यापिका द्वारा सुझाई यह रणनीति कहलाती है खंडीकरण, कूटलेखन, स्वांगीकरण, अनुकूलन। यदि आपने पढ़ा होगा मैथ में आपने विधियों वगैरह के बारे में, तो मैंने बताया कि जब किसी चीज को हम तोड़कर छोटे छोटे अक्षरों में याद करते हैं, जैसे मोबाइल नंबर हुआ उसे टुकड़ों में तोड़कर याद किए, या बहुत बड़ा स्पेलिंग हुआ जैसे अम्ब्रेला एलिफेंट का, तो उसे बच्चों को हम टुकड़ों में तोड़कर तब याद करना सिखाते हैं। तो उस टुकड़ों में तोड़ना, यदि आपको नहीं भी पता तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि नंबर, हाँ, समूह में बांटना मतलब तोड़ना। तो समूह में बांटने को ही क्या बोलेंगे, खंड खंड में बांटना ही होता है ना। बांटना मतलब क्या, उसका खंडीकरण करना, खंड खंड में बांटना। कूट लेखन क्या होता है, इसका मतलब होता है कूट लेखन मतलब एनकोडिंग करना, एनकोड डिकोड समझते होंगे, एनकोडिंग करना होता है। स्वांगीकरण मतलब जब किसी चीज की रूपरेखा को बदल दिया जाए, स्वांगीकरण का मतलब होता है उसके रूप को बदलना। अनुकूलन तो आप जानते हैं ये तो होगा ही नहीं, ये तीनों होंगे नहीं, कौन सा होगा, खंडीकरण। 23 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से अधिगम की कौन सी दशा पर विद्यालयों में सबसे अधिक बल देना चाहिए? झट से बताइए, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। 23 नंबर, परिवेश से सहभागिता द्वारा कौशलों और ज्ञान का अर्जन। देखिए सीधे पूछा अधिगम की कौन सी दशा में विद्यालय में सबसे अधिक बल देना चाहिए। विद्यालय में अधिगम या पढ़ाने लिखाने कौन सी दशा को सबसे ज्यादा बल देना चाहिए? परिवेश में सहभागिता, फिर आ गया सहयोग की भावना, सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन, बिल्कुल सही लग रहा है भाई। चलो यदि आपको कंफ्यूजन है तो होल्ड पे रख लिया करो, ऐसा तो सही है, पर यदि आपको कंफ्यूजन आप होल्ड पे रखो इसको। रटाना क्या होगा, गलत। निष्क्रिय अनुकरण, अनुकरण करो पर निष्क्रिय तरीके से,
गलत है। सक्रिय होता तब सही होता है, लेकिन निष्क्रिय अनुकरण इसलिए क्या हो जाएगा, गलत। उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों द्वारा व्यवहार में अनुबंधन, यह भी क्या है, गलत। उद्दीपन अनुक्रिया द्वारा संबंधों द्वारा व्यवहार में अनुबंधन, अनुबंधन लाना, उसके व्यवहार को बांधना एक कंडीशन के अंदर। अनुबंधन क्या है कि किसी एक कंडीशन के अंदर बच्चे को आप बांधने की कोशिश करते, तो वो भी क्या होता है, गलत। बच्चा बिल्कुल फ्री रहता है, अपने तरीके से चीजों को सीखता है मुक्त अवस्था में, तो ये भी क्या होगा, गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, परिवेश में से सहभागिता द्वारा कौशल और ज्ञान का अर्जन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 24 नंबर। बहुत सही। निम्न में से कौन सा युग में सामाजिक संरचनात्मक उपागम के अनुसार छात्रों के पढ़ने को सुसाध्य करता है, छात्रों के पढ़ने को और अच्छा करता है, बेहतर करता है। सलमा विद्यार्थियों को नए शब्द सिखाने के लिए फ्लैश कार्ड का उपयोग करती है और उनके सही उत्तरों के लिए उन्हें टॉफी देकर पुरस्कृत करती है। अब तो आप लोग समझ गए होंगे, जरा जल्दी ढूंढ के बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे, एकदम झट से ढूंढ के बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। ऊपर के देख रहे हैं कि नहीं आपको, मेरे ख्याल से अब आपको दिख रहा होगा अच्छे से। बताइए कौन कौन से ऑप्शन सही होंगे। देखिए, सलमा विद्यार्थियों को पुरस्कार देना सही होगा, बिल्कुल नहीं सही होता। परमित परामित परामति विविध प्रकार के, परामति देखिए कोई तरीका नहीं, परामति नाम है। परामति विविध प्रकार के पुस्तक अपने विद्यार्थियों को पढ़ने के लिए देती है। जो विद्यार्थी एक विशिष्ट पुस्तक पढ़ते हैं उन्हें नियमित रूप से पुस्तक पर परिचर्चा करने के लिए कहती है। चर्चा परिचर्चा क्या होता है, सही होता है। तो सेकंड ऑप्शन किसमें है, इसमें है और इसमें है, ये दोनों तो क्या हो गए, गलत। और इसमें पहला है तो ये क्या हो जाएगा, गलत। देखिए पहला गलत है तो इसमें पहला, इसमें पहला, इसमें पहला, क्या हो गया, गलत। एक ही ऑप्शन बचा, कौन हो जाएगा, ये वाला सही। ये वाला क्वेश्चन आप ऐसे ही कर सकते हैं, जब आपको एक गलत मिल जाए ना, जैसे पहला गलत है आप ढूंढा करो, इसमें भी पहला है तो ये भी गलत, इसमें पहला है तो ये भी गलत, इसमें पहला ये भी गलत, कौन सा ऑप्शन एक ही बचा वही क्या हो जाएगा, सही। आपको सभी पढ़ने का जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतना दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ेंगे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। टीओटी टेक्निक कि आप कैसे कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करते हो, ज्यादा दिमाग खर्चा किए बिना। खर्च कम करो, स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीके से सॉल्व करो, नंबर को आपको बढ़ाना है तब। एक शिक्षक होने के नाते आप अपने छात्र में समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य कर सकते हैं, कि समस्या समाधान क्षमता को कैसे सुधार करेंगे। अपने विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करोगे, समस्या हेतु अटल तरीके का इस्तेमाल करेंगे। अटल मतलब कठोर जो होता है, एकदम दृढ़ होता है कि नहीं यही करना है तो यही करना, कोई गुस्सा नहीं, यह भी क्या है, गलत। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, यही क्या है, सही। निष्क्रिय रटन पद्धति, मान लीजिए यदि आपको उस पर कंफ्यूजन अगला पड़े, निष्क्रिय रटन पद्धति, तो निष्क्रिय रटना क्या है, गलत है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा, कि समरूपों के इस्तेमाल को क्या देना, बढ़ावा देना। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना ये होता है जैसे यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, अब सीटेट का एग्जाम देना है, तो इसमें आप क्या कर रहे हैं, सीटेट में जैसा पेपर आता है उसी तरीके के पेपर को आप सॉल्व कर रहे हैं, ताकि सीटेट में जो समस्या है उसका क्या कर सके, समाधान। तो इसी को बोलते हैं समरूप, कि जैसा वहां आने वाला उसी के जैसे रूप का एक समस्या आप यहाँ पे सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और समरूपों का प्रयोग करते हैं, तो वही बोला गया यदि आपको समस्या समाधान बच्चों को सिखाना है तो समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा दीजिए। मतलब जैसी समस्या होती है उसी समस्या के समान रूप की एक समस्या उसके सामने रखिए। सीटेड में जैसी समस्या आएगी उसके बिल्कुल समान रूप की समस्या आपके सामने रख दी गई है, ताकि इसकी प्रैक्टिस करके आप समझ सके कि जो आने वाली समस्या है 20 तारीख उसको कैसे सॉल्व किया जाए। तो कौन सा सही ऑप्शन होगा, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 26 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक अधिगम को सुसाध्य करेगा। सार्थक मतलब सही, अधिगम को सुसाध्य करना मतलब सही करेगा, अच्छा करेगा। कक्षा में संदर्भ रहित अधिगम को बढ़ावा। कल भी मैंने बताया था सेट में संदर्भ रहित है तो क्या होगा, गलत। एक समस्या पे विविध तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना, सही बात है भाई। एक समस्या पे कई तरीकों से विचार करने का रहा, जो पढ़े होंगे लेक्चर उनको याद होगा। सारी चिंतन सृजनशील बनाना, ये क्या होता है, सही। यदि आप कंफ्यूज है कि भाई कोई नहीं तो आगे भी देखिए। रट्टा मारकर सिखाने को प्रोत्साहित करना, गलत। हतोत्साहित होता तो सही भी होता, लेकिन प्रोत्साहित है तो क्या गलत है। शिक्षक द्वारा शामपट पर लिखे गए उत्तर का नकल करना, गलत। कौन सा ऑप्शन सही होगा, दूसरा ऑप्शन। तो चीजें हैं, यदि आपको चीजें समझ में आ गई तो आपने डायरेक्ट आंसर खोजा, नहीं समझ में आई तो एलिमिनेट करने की कोशिश करिए, झट से आंसर सही वाला खोज के निकाल लीजिए। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं हम, 27 नंबर।
अगर विद्यार्थी अपने कार्य की सफलता को आंतरिक कारणों पर आरोपित करते हैं तो उनमें की भावना उत्पन्न होगी, शर्म, गुस्सा, गर्व या उत्कंठा। अब ये तो भाई साहब आपकी बात है। किसकी भावना? कि अगर विद्यार्थी कार्य की सफलता, मान लीजिए आप अपने कार्य में सफल हो गए, नौकरी वोकरी पा गए, और उसको आंतरिक कारण मतलब खुद की योग्यता, खुद की मेहनत, इन सभी चीजों पर आरोपित कर रहे हैं कि हम जो सफल हुए, हमारी खुद की मेहनत थी, खुद की योग्यता थी, हमने मेहनत की, प्रैक्टिस सेट लगाया, देखा मैंने, ये हमारी मेहनत थी, इसके वजह से हम सफल हुए। तो आंतरिक कारणों के लिए अपनी सफलता का श्रेय यदि आप अपने आंतरिक कारण मतलब खुद को देते हैं तो आपके अंदर कैसी भावना उत्पन्न होगी? शर्म आएगी, गुस्सा आएगी, उत्कंठा, कैसी भावना उत्पन्न होगी? गर्व की। आप खुद पे क्या करेंगे? गर्व। इसलिए मेहनत कीजिए ताकि बाद में खुद पे क्या कर सके? गर्व। नहीं तो शर्म, गुस्सा, उत्कंठा में आप चले जाएंगे। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 28 नंबर। शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर बहुसंवेदनीय उपागम को प्रोत्साहित करना चाहिए। बहुसंवेदनीय उपागम मतलब होता है, देखिए, संवेदी मतलब महसूस करना, आंखों से देख के आप चीजों को समझते हैं, कानों से सुन के, जीभ से टेस्ट लेके, त्वचा से, मतलब 5 इंद्रियों द्वारा आप महसूस करते हैं। तो एक ऐसी विधि का प्रयोग करना जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का बच्चा प्रयोग करे, क्योंकि कहा जाता है कि अधिगम के समय जितनी ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग करेगा उतना जल्दी और उतना बेहतर तरीके से बच्चे सीखते हैं। तो बहुसंवेदी उपागम के इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि यह अधिगम को और अधिक प्रभावशाली बनाता है। यह कुछ बच्चों को शिक्षा से वर्जित करने के मौके देता है। अरे यार, बच्चों को वर्जित करोगे, बाहर करोगे, नहीं, गलत है। यह अध्यापक की निर्देश अवधि का समय बचाता है। अरे टीचर समय बचा के क्या करेगा? स्वेटर थोड़ी ना बुनना मैडम जी को समय बचाएंगे, सोना है क्या? यह बच्चों को आज्ञा परायणता पैदा करता है। आज्ञा पालन वाला आप बनाएंगे बच्चों को, डराना, आज्ञा का पालन करवाना, नियम कानून में बांधना, यह सब क्या है? गलत है। दंड देना क्या है? गलत है। यह अधिगम को और क्या बनाता है? प्रभावशाली। इसलिए बहुत संवेदी, जिसमें ज्यादा से ज्यादा इंद्रियों का प्रयोग हो, ऐसी क्रियाकलाप या ऐसी विधियों का हम चयन करते हैं। कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन तक बढ़ते हैं, 29 नंबर। ओ माय गॉड, ये तो कुछ ज्यादा ही लंबा चौड़ा है। ठीक, कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन पढ़िए, फिर एक एक को चलते हुए आगे बढ़ेंगे। थोड़ा क्वेश्चन भाई लंबा है, नहीं आ पाया, क्योंकि अभी जान रहे ना कि अभी नया नया शुरुआत है अभी ऑनलाइन क्लास में, तो अभी चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती है, पर अपन लोग हैं देखिए सृजनशील, कोई ना कोई विधि और तरीका तो ढूंढ ही लेते हैं हर चीज़ के। तो देखिए, बच्चे अक्सर विभिन्न संकल्पों के बारे में वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां गठित कर लेते हैं। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, वैकल्पिक संकल्पनाएं और भ्रांतियां क्या होती है? जैसे आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण मतलब कोई भी चीज ऊपर जाता है, फेंकते तो फिर नीचे आ जाता है, क्यों? गुरुत्वाकर्षण कर रहा है। लेकिन एक छोटे बच्चे से पूछेंगे, उसको गुरुत्वाकर्षण नहीं पता है, उसके बारे में वो अपना एक अलग लॉजिक और एक अलग भ्रम पाल के रखा हुआ है। तो उसी की बात कर रहा है, जो उसने एक अलग लॉजिक और एक अलग डाउट पाल के रखा हुआ है, दिमाग में एक अलग भ्रम और एक अलग लॉजिक पाल के रखा हुआ है, उसके बारे में पूछा है कि उन चीजों के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। यह अध्यापिका को बच्चों द्वारा गठित वैकल्पिक संकल्पनाओं और भ्रांतियों को सख्त रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। गलत। कल वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने हमेशा बोला इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, जो बच्चे के दिमाग में डाउट है या जो उसके अपने लॉजिक हैं, उसके लिए कभी हतोत्साहित मत कीजिए, क्योंकि वही उसका पूर्व ज्ञान है। उसको सुनिए, उसका सम्मान कीजिए और पूरी और छूट दीजिए, अवसर दीजिए, ताकि वो अपनी बातों को और अच्छे से कह सके। भले से उसकी वैकल्पिक लॉजिक है, एक अलग ही लॉजिक को पाल के रखा हुआ, लेकिन पूरा अवसर दीजिए उससे बोलने की, क्योंकि उसी पूर्व ज्ञान से जोड़कर आप नए ज्ञान को सिखा सकते हैं। और यही एक टेक्निक होती है कि उसके अनुभव गलत होंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जब तक आप उसके अनुभव, उसके चीजों को सुनेंगे नहीं, तब तक आप समझ नहीं पाएंगे कि बच्चा सोच क्या रहा है, बच्चे की सोच क्या है। जब तक उसकी सोच को नहीं पकड़ेंगे तब तक आप सही तरीके से उसको पढ़ा नहीं पाएंगे। इसलिए हतोत्साहित करना क्या है? गलत होता है। क्या नहीं, क्या करना सही नहीं है? तो बच्चों को हतोत्साहित करना सही नहीं है। पहला ऑप्शन क्या हो गया? सही। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन पहले एक अर्जी बता दूं कि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जरूर लिखा करिए, क्योंकि देखिए जब आप कमेंट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है, मैं बैठ के कमेंट पढ़ता भी हूँ, क्योंकि ऐसे भी एक दो कमेंट आते हैं। तो
कमेंट पढ़ने में भी अच्छा लगता है भाई, कि थोड़ा मोटिवेशन मिल जाता है कि ऊर्जा कि नहीं, लोग देख रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, तो और मन लगता है चीज़ों को करने में और तरीका। और जब आप राय देते हैं कि चीज़ों को इस तरीके से करिए, या चीज़ों में इन चीज़ों को इंक्लूड करिए, या आप तेज गति से समझा रहे हैं, धीमा कर दीजिए, या चीज़ें सही हैं, तो अपने अंदर बदलाव लाना और अपने आप को सही करने में मदद मिलती है। और जाहिर सी बात है कि यहाँ मुझे कोई नहीं बता सकता कि मैं चीज़ों को सही तरीके से कर पा रहा हूँ या नहीं, जो प्रैक्टिस सेट या पढ़ाने की चीज़, इसमें सिर्फ आप लोग ही मदद कर सकते हैं, जो ये बता सकते हैं कि कहाँ कमी है और किस कमी को कैसे दूर किया जा सकता है, या आप सलाह दे सकते हैं कि इस चीज़ को बेहतर करने के लिए और क्या की जा सकती है। और मैं हमेशा आपसे इन सलाह को, इन चीज़ों को मांगता हूँ, तो एक बार जरूर आप कमेंट करके जरूर बता दिया करिए। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। निम्न में से अधिगम का कौन सा परिप्रेक्ष्य या नजरिया यह कहता है ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रेरित किया जा सकता है? यदि आपने सुना होगा तो उसका सही ऑप्शन कौन है? व्यवहारात्मक। जब मैंने एनसीएफ पढ़ा था तो मैंने बोला था कि एक एनसीएफ आया था आपका 2005 वाला, और इसके पहले भी एनसीएफ 3 आ चुके थे, 75 वाला, 88 वाला, 2000 वाले। इसके पहले 3 एनसीएफ आए थे। एनसीएफ 2005 रचनावाद पर आधारित था, और ये पुराने वाले एनसीएफ व्यवहारवाद पर आधारित थे। और नए वाले एनसीएफ बोलते थे कि पुरस्कार दंड देना गलत है, पुरस्कार और दंड देना क्या है? गलत है। जबकि पुराना वाला बोलता है बच्चों को जम को पुरस्कार दो, पुरस्कार देना क्या है? सही है। तो वही पूछा है कि वो कौन सा जो ठोस प्रलोभन और पुरस्कार द्वारा विद्यार्थियों को सिखाने के लिए प्रेरित करता है, वो कौन सा है? वाद जो बच्चों को ये कहता है कि बच्चों को ठोस चीजें दीजिए, जैसे टॉफी, बिस्कुट, आइसक्रीम, और पुरस्कार देकर उसे प्रेरित कीजिए पढ़ने के लिए, तो कौन सा था? व्यवहारात्मक। इसी को बोलते हैं व्यवहारवाद। ये आपके 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए। एक बार जरूर कमेंट करिएगा, क्योंकि आपका साथ ही, आपके दिए गए कमेंट ही और अच्छा करने में मदद करेंगे मुझे। मैं आपकी मदद करूं, आप हमारी मदद कीजिए। इसी तरीके से एक दूसरे की मदद से तो सारा समाज चलता है। और यही तो विधि है सहयोगात्मक में, कि टीचर बच्चों को सुधारता है और बच्चे टीचर की कमी को। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। गुड लक, जय हिंद।